लास्ट ईयर आरबीआई ने जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाया था तो ऑनेस्टली मैंने सोचा कि अब पेटीएम की कहानी खत्म हो जाएगी क्योंकि पेटीएम मॉल पहले ही बंद हो चुका था। आईपीओ इतना बुरा परफॉर्म किया कि लोगों का पैसा डूब गया और इनका स्टॉक प्राइस अपने पीक से 82% नीचे आ गया था। ऊपर से लॉसेस भी साल दर साल बढ़ते जा रहे थे और इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। सच बताऊं तो मैंने भी उस वक्त पेटीएम अनइंस्टॉल कर दिया था क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी अब शायद बाउंस बैक नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ दिन पहले एक चीज ने मुझे लिटरली हिला दिया। मैं कैजुअली स्टॉक मार्केट देख रहा था और देखा पेटीएम का वही गिरा हुआ स्टॉक अब 1250 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब सिर्फ 15 महीनों में 300% से ज्यादा का जंप। और जब मैंने उनकी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट खोली तो पता चला कि पेटीएम ने पहली बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, वो भी 123 करोड़ का। और यहीं से मेरे दिमाग में कुछ सवाल उठने लगे। मैं ये सोच रहा था कि जिस कंपनी ने इंडिया में डिजिटल पेमेंट की नींव रखी थी वो आखिर इतनी बुरी तरह डूबी क्यों थी, और उसी कंपनी ने इतना बड़ा कमबैक कैसे किया। और क्या ये कमबैक टेम्परेरी है या लॉन्ग टर्म गेम चेंजर। आइए शुरू से लेकर अभी तक इस पूरी कहानी को जानते हैं। साल था 2000 और इंडिया में इंटरनेट अभी अपनी पकड़ बनाना शुरू ही कर रहा था। उसी वक्त एक छोटे से कमरे में बैठकर विजय शेखर शर्मा ने अपनी पहली कंपनी बनाई 197 कम्युनिकेशंस, जिसमें उन्होंने मोबाइल रिंगटोन्स, क्रिकेट स्कोर और न्यू सर्विसेज जैसी चीजें लॉन्च की थीं। लेकिन उनका सपना इससे कहीं बड़ा था। उनका मानना था कि अगर चाइना में जैकमा जैसे लोग मोबाइल पेमेंट्स के जरिए पूरे पेमेंट सिस्टम को ही बदल सकते हैं तो इंडिया में भी वही चीज लाई जा सकती है। इसी सोच के साथ 2010 में उन्होंने लॉन्च किया पे थ्रू मोबाइल यानी पेटीएम। शुरुआत काफी सिंपल था। अब दुकान पर खड़े होकर लाइन में लगने की बजाय लोग अपने फोन से ही रिचार्ज और बेसिक बिल पेमेंट्स कर सकते थे। कुछ सालों तक कहानी इसी तरह चलती रही, लेकिन फिर 2014 में पेटीएम अपना वॉलेट लेकर आता है और यहीं से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। इसमें यूजर सीधे अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते थे और फिर उसी पैसे से कहीं भी पेमेंट कर सकते थे। लेकिन बड़े लेवल पर ग्रोथ हासिल करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं था, एक्सपेंशन के लिए कैपिटल भी जरूरी था। इसलिए 2015 में पेटीएम ने जैकमा की अलीबाबा और आंट फाइनेंशियल से $680 मिलियन की फंडिंग उठाई। ये वही जैकमा थे जिनसे विजय शेखर शर्मा खुद इंस्पायर हुए थे और वही उनकी कंपनी में स्टेक ले रहे थे। इसके बाद हजारों स्टाफ हायर किया गया जो दुकानों पर जाके लोगों को एजुकेट करते थे कि वो पेटीएम का क्यूआर कोड यूज करें। हालांकि ये काम आसान बिल्कुल नहीं था क्योंकि उस दौर में लोग सिर्फ कैश पर ट्रस्ट करते थे और मोबाइल तो दूर की बात थी। छोटे व्यापारी बैंक में भी पैसा रखने से डरते थे। ऐसे में यूजर्स को कन्विंस करना कि ऐप में पैसे डालना सेफ है और दुकानदारों को समझाना कि डिजिटल पेमेंट्स ही फ्यूचर है, ये एक टेढ़ी खीर बन चुकी थी। लेकिन यहीं पर पेटीएम ने अपना सबसे बड़ा दाम खेला, जिसका नाम था कैशबैक। यूजर्स को ऑफर किया गया कि अगर आप रिचार्ज या बिल पेमेंट पेटीएम से करोगे तो आपको कुछ रुपए कैशबैक के रूप में वापस मिलेंगे। साथ ही दुकानदारों को क्यूआर कोड और मशीन भी फ्री में ऑफर किया गया। अब क्योंकि हम इंडियंस की ये खासियत है कि फ्री की चीज हम कभी नहीं छोड़ते, ऐसे में पेटीएम की स्ट्रैटेजी काम कर गई और तेजी से लोग पेटीएम को अपनाने लग गए। पेटीएम की गाड़ी रफ्तार पकड़ ही रही थी कि तभी इसका असली टर्निंग पॉइंट आता है 8 नवंबर 2016 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब वैलिड ही नहीं रहेंगे। इससे लोगों के पास अब कैश नहीं था, एटीएम्स खाली पड़े थे और सामानों की बिक्री कम हो चुकी थी। लेकिन विजय शेखर शर्मा ने इस आपदा को भी अवसर में बदल दिया। उस पैनिक भरे माहौल में उन्होंने एक लाइन चलाई, अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। और ये लाइन एक ऐसा रेवोल्यूशन साबित हुआ जिसने पेटीएम की किस्मत ही बदल डाली। कैश ना होने की मजबूरी में हर इंसान पेटीएम को अपनाने लग गया और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गया। देखते ही देखते नोटबंदी के सिर्फ 3 महीनों में पेटीएम के वॉलेट यूजर्स 125 मिलियन से बढ़कर 185 मिलियन हो गए और 2019 तक ये नंबर्स 450 मिलियन को क्रॉस कर गया। विजय शेखर शर्मा उस साल फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुए और उन्हें इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर्स में गिना जाने लगा। पेटीएम की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि 2020 तक ये इंडिया के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में शुमार हो गया था। अब हर तरफ पेटीएम ही पेटीएम चमक रहा था, पर उस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा पनप रहा था जिसे कोई देख ही नहीं पाया। और यही अंधेरा कुछ साल बाद इस कंपनी को डुबा देने वाला था, जिसकी शुरुआत 2016 में ही हो चुकी थी। दरअसल उस वक्त एक और चीज शुरू हुई थी जिसका नाम था यूपीआई। पहले तो लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे क्योंकि पेटीएम की अपनी अलग फैन फॉलोइंग थी। लाखों दुकानदार इसके क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहे थे और करोड़ों यूजर्स को कैशबैक की लत लग चुकी थी। लेकिन यूपीआई एक ऐसा बदलाव लेकर आया जिसने धीरे धीरे पेटीएम के पूरे बिजनेस मॉडल को बेकार कर दिया। दोस्तों, अगर एक पेटीएम जैसी कंपनी अपने पूरे बिजनेस मॉडल की कमजोरी वक्त रहते पहचान लेती तो शायद इतनी बुरी फॉल अवॉइड की जा सकती थी। लेकिन क्या हम यही गलती अपनी लाइफ और ट्रेडिंग डिसीजंस में तो नहीं कर रहे? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही सब कुछ नहीं होता। असल में सबसे जरूरी है कि आप अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें, मिस्टेक्स को समझें और डिसिप्लिन बिल्ड करें। और इसीलिए एंजल वन लेकर आया है ट्रेडिंग इनसाइट्स।
ये एक ट्रेड एनालिटिक्स और जर्नलिंग टूल है जो आपको आपके हर ट्रेड को डिटेल में एनालाइज करने का मौका देता है। इसमें आपको 2 पावरफुल व्यूज मिलते हैं। पहला डेट रेंज व्यू, जहां आप देख सकते हैं आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, चार्जेस, विन लॉस परसेंटेज और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दूसरा डेट वाइज व्यू, जहां आप डेली बेसिस पर अपने ट्रेड जर्नल कर सकते हैं, यानी हर ट्रेड सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक पूरा रिफ्लेक्शन बनेगा जिससे आप लर्न कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें है एडवांस्ड फिल्टर्स, जिनसे आप जान पाएंगे कि किस वीकडे, किस समय या किस स्टॉक या इंडेक्स में आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही और कहां आपको सुधार की जरूरत है। ट्रेडिंग इनसाइट्स का मेन मकसद है आपको डिसिप्लिन डेवलप करने, पैटर्न स्पॉट करने और मिस्टेक्स से सीखने में मदद करना, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी और स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड हो सके। तो अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो एक्सप्लोर करिए ट्रेडिंग इनसाइट्स बाय जेल वन, योर ट्रेडिंग जर्नल पावर्ड बाय डेटा। लेकिन यूपीआई एक ऐसा बदलाव लेकर आया जिसने धीरे धीरे पेटीएम के पूरे बिजनेस मॉडल को बेकार कर दिया। पेटीएम का तरीका यह था कि पहले यूजर्स अपने पैसे वॉलेट में डालते, फिर उसी से रिचार्ज या पेमेंट करते थे। लेकिन इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहला, यूजर्स को हर बार वॉलेट लोड करना पड़ता था। दूसरी दिक्कत यह थी कि वॉलेट में जो पैसे पड़े रहते थे वो बैंक अकाउंट की तरह एक्सेसिबल नहीं थे। मतलब अगर किसी को बड़ी पेमेंट करनी होती या पैसे किसी और काम में लगाने होते तो पहले उस पैसे को वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता था, जिस पर एक्स्ट्रा चार्जेस और टाइम दोनों लगता था। लेकिन यूपीआई ने इन दोनों इश्यूज को एक झटके में खत्म कर दिया। ये सिस्टम यूजर्स को डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने का ऑप्शन देता था। मतलब बस मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी डालो और पैसे सीधे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। शुरुआती दिनों में पेटीएम को लगा कि इतनी आसानी से लोग किसी नए सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन पेटीएम का यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 2017 और 18 में जैसे जैसे यूपीआई ऐप्स पॉपुलर होने लगे, पेटीएम का लॉयल यूजर बेस धीरे धीरे कम होने लगा। मार्केट में फोन पे और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म आए और उन्होंने यूपीआई को बहुत ही तेजी से पुश किया, क्योंकि फोन पे को बैकिंग मिल रही थी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से, और वहीं गूगल पे के पीछे खड़ा था ग्लोबल टेक जायंट गूगल। इन्होंने एकदम सिंपल और क्लीन यूआई लॉन्च किया जो पेटीएम के बिजी इंटरफेस से काफी अलग था। रिजल्ट ये निकला कि धीरे धीरे वही लोग जो पेटीएम का यूज कर रहे थे अब वो जीपे और फोनपे की तरफ मुड़ने लग गए। पेटीएम के लिए दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि 2018 में आरबीआई ने एक नया रूल लागू कर दिया था कि सभी वॉलेट यूजर्स को अब फुल केवाईसी कराना मैंडेटरी है। आपको बता दूं कि पहले लोग सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर पेटीएम वॉलेट का यूज कर सकते थे, लेकिन अब कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी था। इससे लाखों यूजर्स जिन्होंने सिर्फ कन्वीनियंस के लिए पेटीएम को इंस्टॉल किया था, उन्हें यह झंझट की तरह दिखने लगा। इसका भी रिजल्ट ये निकला कि पेटीएम के वॉलेट यूजर्स तेजी से नीचे आने लगे। इसके अलावा 2017 में जब पेटीएम नोटबंदी की लहर पर सवार होकर अपने पीक पर था, तभी कंपनी ने एक और बड़ा कदम उठाया था जो उसके डाउनफॉल का दूसरा बड़ा रीजन बना। दरअसल विजय शेखर शर्मा को लगने लगा था कि अगर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन रिटेल में एम्पायर खड़ा कर सकते हैं तो ये काम पेटीएम क्यों नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू हुआ पेटीएम मॉल का चैप्टर। पेटीएम ने सोचा कि उसके पास पहले से करोड़ों यूजर्स और लाखों दुकानदार हैं, तो क्यों ना उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके ई कॉमर्स में भी एंट्री ले ली जाए। और 2017 में पेटीएम मॉल को इसी कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्च किया गया। सोच ये थी कि इससे कस्टमर पेटीएम के इकोसिस्टम में ही बंधा रहेगा और बार बार ट्रांजैक्शंस करेगा। कस्टमर्स को बोला गया कि अगर आप पेटीएम हॉल से खरीदारी करेंगे तो आपको वॉलेट में कैशबैक दिया जाएगा, इसका आप फिर से कहीं भी यूज कर सकते हैं। इससे पेटीएम मॉल की शुरुआत काफी अच्छी रही और पहले ही साल में इससे करीब $3 बिलियन का सामान बेचा गया। लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम सामने आ जाती है। असल में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर अरबों रुपए खर्च कर चुकी थीं। वेयर हाउसेज, डिलीवरी बॉयज और फुलफिलमेंट सेंटर्स की वजह से उनका डिलीवरी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ था, लेकिन पेटीएम मॉल ने फुलफिलमेंट का सारा काम थर्ड पार्टी कंपनीज पर छोड़ दिया था। नतीजा ये हुआ कि कस्टमर्स को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता। कभी डिलीवरी लेट आती, कभी गलत प्रोडक्ट मिल जाता और कई बार रिटर्न प्रोसेस भी अटक जाता था। आपको बता दूं कि ई कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट, और यहीं पर पेटीएम मॉल बुरी तरह फेल हो गया था। अभी ये सब दिक्कतें चली रही थीं कि उसी दौरान कुछ सीरियस इंटरनल इश्यूज भी सामने आने लगे, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज और सेलर्स सिस्टम का मिसयूज करके फेक ऑर्डर्स जनरेट कर रहे थे ताकि वो कैशबैक अमाउंट को लूट सकें। और बाद में पता चला कि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि करीब 10 करोड़ रुपए का फ्रॉड था। एंड इसी के बाद पेटीएम ने कैशबैक पर लगाम लगानी शुरू कर दी। लेकिन 2019 में जैसे ही कैशबैक कम हुए, सिचुएशन और बिगड़ने लगी और ट्रैफिक अचानक गिरने लग गया, क्योंकि कस्टमर्स की लॉयल्टी कैशबैक पर ही टिकी हुई थी। पेटीएम मॉल की वैल्यूएशन 3 बिलियन से घटकर 10 मिलियन पर आ गई, जो कि 90% का ड्रॉप था। इसी के साथ अगला बड़ा झटका आता है साल 2021 में, जब कंपनी ने इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ अनाउंस किया, जो करीब 18,300 करोड़ रुपए का था। प्रेजेंटेशन में पेटीएम को सुपर ऐप बताया गया था, जिसमें पेमेंट्स, बैंकिंग, ई कॉमर्स, गेमिंग और टिकटिंग सब कुछ शामिल है। लेकिन असली नंबर्स दूसरी ही कहानी दिखा रहे थे। एक्चुअली उस वक्त कंपनी लगातार लॉस में थी। रेवेन्यू तो बढ़ रहा था, लेकिन प्रॉफिट का कोई अता पता नहीं था। एनालिस्ट्स बार बार कह रहे थे कि पेटीएम ने बहुत सारे अलग अलग कामों में हाथ डाल रखा है, जिससे इसका कोर फोकस खो चुका है।
इन सब के बीच लिस्टिंग डे पर पेटीएम का शेयर इश्यू प्राइस से 27% नीचे खुलता है और ये इंडिया के हिस्ट्री का सबसे खराब आईपीओ साबित होता है, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में मार्केट कैप से हजारों करोड़ों रुपए गायब हो गए थे। आईपीओ की ये नाकामी तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली मुसीबतें अभी बाकी थीं, और वो था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसे असली झटका लगा जनवरी 2024 में, जब आरबीआई ने एक्सटर्नल ऑडिट के बाद पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लगातार रूल्स तोड़ रहा है। इस ऑडिट से पता चला कि बहुत सारे अकाउंट्स में सही केवाईसी नहीं हुई थी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रोकने वाले नियम फॉलो नहीं किए जा रहे थे। आरबीआई को लगा कि ये बैंक मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरनाक कामों के लिए यूज हो सकता है, इसलिए 16 फरवरी 2024 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पूरी तरह बैन कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि मार्केट में पैनिक फैल गया और जनवरी से फरवरी 2024 के बीच पेटीएम का शेयर 761 रुपए से गिरकर 341 रुपए पर आ गया, जो 50% से ज्यादा का ड्रॉप था। ये पूरा क्राइसिस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड